हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं वीरेंद्र भीमवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसमें अभी तक हम 10वीं क्लास के चैप्टर डाल रहे थे साइंस के। ठीक है, आज इसी चैनल पे आपको 11th के फिजिक्स के चैप्टर मिलेंगे। ठीक है ना, तो आज से हम 11th फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का हम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है आज अपनी फिजिक्स की। ठीक है, आगे धीरे धीरे अपन चलते जाएंगे। तो हम बात करते हैं आज अपने टॉपिक के ऊपर। अभी तुम सारे बच्चे जो हैं 10th क्लास पास करके 11th क्लास में जंप होके आए हो। ठीक है, तो आपको पता नहीं होगा कि फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, और एक हिसाब से देखा जाए तो आपको पता भी है कि क्या होती है क्या नहीं होती है, क्योंकि आपने साइंस के अंदर सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, साइंस जो आपकी सब्जेक्ट थी, उस साइंस सब्जेक्ट के अंदर आपकी सारी सब्जेक्टें इंक्लूड हैं। ठीक है, साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो सभी सब्जेक्टों को इंक्लूड करके बनाया गया। लेकिन ये था कि उसमें आपने थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़े थे सबके। ठीक है, कुछ बच्चे हैं इंटेलिजेंट जिनको पता भी होगा, मैं बता भी चुका हूं 10th क्लास के बच्चों को। तो वहां पे आपने देखो फिजिक्स भी पढ़ चुके हो, आप केमिस्ट्री भी पढ़ चुके हो और बायोलॉजी भी पढ़ चुके हो। मैथ नहीं पढ़ी वहां पे। ठीक है, मैथ का मैं कहूंगा कि मैथ के जो टॉपिक है वो 11th और 10th का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, अलग ही टॉपिक है, अलग ही चलते हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों तुम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो, इंट्रोडक्शन कर चुके हो, उसका मतलब टच कर चुके हो फिजिक्स को। जिसमें मैं तुमको बताऊं, तुम्हारा जो 9th चैप्टर था लाइट, जिसका नाम था प्रकाश, वो तुम्हारा फिजिक्स का चैप्टर था। उसके बाद में 9th चैप्टर हो गया, 10th चैप्टर हो गया और 11th चैप्टर। 9th चैप्टर था लाइट, 10th था हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और 11th था हमारा 10th था इलेक्ट्रिक करंट, 11वां था वर्क, पावर और एनर्जी। ये सारे जो आते हैं वो फिजिक्स के अंदर आते हैं बेटा। ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में तुमने पढ़ा है, रासायनिक नाम जहां पे तुमने पढ़ा है, वो सारे आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना, और बायोलॉजी के अंदर जितने भी ह्यूमन बॉडी या फिर प्लांट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर तुमने पढ़े थे, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड या फिर प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, वो सारे आपके बायोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, चैप्टर के नाम भी बता देता हूं मैं। 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां और 8वां, ये सारे जो चैप्टर थे वो केमिस्ट्री के चैप्टर थे। ठीक है, कुछ बच्चों को ध्यान भी आ रहा होगा। बायोलॉजी के जो चैप्टर थे वो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर। तो इस तरह से ये जो 11 चैप्टर थे तुम्हारे, वो पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को क्या करते हैं, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उसको कवर करते हैं। ठीक है, जबकि बाकी के जो चैप्टर थे सर 12 से लेके 19 तक जो चैप्टर थे, वो उसमें कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कुछ नहीं है। उसमें केवल एनवायरनमेंट के बारे में दे रखा है, कुछ इधर उधर साइंटिस्ट वगैरह जो थे उन्होंने जो भी नियम वगैरह दिए थे उनके बारे में दे रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं फिजिक्स है क्या। फिजिक्स में देखो, जितनी भी हमारी वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी फिजिकल चीजें हैं जिनको हम आसानी से टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके अंदर जो चेंजेज होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो सब हम फिजिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। भौतिक जगत, हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसके अंदर जितने भी चेंजेज आते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। वो सारे जो है हम फिजिक्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम कुछ अंधविश्वास में भी थे कि भाई ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, ऐसा कुछ, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, लॉजिक होता है। फैन चलता है, बंद होता है, क्यों होता है, उसका रीजन सबको पता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं आपकी डेली लाइफ में, आपके चारों तरफ, जो फिजिक्स के रिलेटेड होती हैं, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं दे पाते। तो आज से हमको उन सब पे ध्यान देना है और हमको इस चीज का रीजन ढूंढना है कि भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है ऐसा। ठीक है, और 10th क्लास में भी तुम पढ़ चुके हो, जैसे एग्जाम, हर चीज के पीछे लॉजिक है। फिजिक्स जो है केवल लॉजिकों पे टिकी हुई है। ठीक है, तो जैसे तुमने पढ़ा था कि भाई गिलास के अंदर
कोई सिक्का पड़ा हुआ है नीचे तो वो हमको ऊपर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे भी रीजन है जो तुम पढ़ चुके हो, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था आपने, उसके पीछे रीजन। या फिर किसी गिलास में हमने कोई रॉड डाल दी तो हमको वो टेढ़ी दिखाई देगी, पेंसिल डाल दी तो वो टेढ़ी दिखाई देगी। ये सारा जो रीजन है वो किसके पीछे है, वो है फिजिक्स के पीछे। ठीक है, कोई ना कोई रूल्स, कोई ना कोई नियम वगैरह जो है वो उसके अंदर होते हैं। ठीक है, और भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं फिजिक्स के अंदर। लाइक एग्जाम्पल तुम्हारा ये लो, बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है और गिरती है नीचे। अब तुम उसका कहोगे, कुछ अंधविश्वासी लोग हैं, हम भी अंधविश्वास में थे पहले जब छोटे बच्चे थे, तो तुमको भी लोग बाग जैसे कहते हैं कि भाई ब्लैक वस्तु जो होती है उसके ऊपर ज्यादा गिरती है, काली जीभ वाले होता है उसके ऊपर, या फिर काला सांप जिस नीचे हो कहीं वहां पे, ऐसी कुछ अफवाहें होती हैं जिनके ऊपर बोलते हैं वहां पे गिरती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अंधविश्वास फिजिक्स के अंदर है ही नहीं। हर चीज के पीछे लॉजिक होती है। वो क्यों होती है वो मैं बता देता हूं कि भाई जैसे कुछ क्लाउड्स होते हैं, हमारे जो क्लाउड्स होते हैं, ये क्लाउड्स दो तरह के क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, हल्के और भारी तरह के दो क्लाउड्स होते हैं। फिर ये जो क्लाउड्स होते हैं ये आपस में जब टकराते हैं तो इनके बीच में चार्ज पार्टिकल आवेश हो जाता है, चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं, मतलब ये आवेशित हो जाते हैं। या तो पॉजिटिव आवेश हो जाता है इनके पास या नेगेटिव आवेश हो जाता है। ठीक है, और जब नीचे से जो हॉट एयर होती है, देखो हमेशा देखो गर्म चीज जो होती है, गर्म हवा जो होती है वो ऊपर उड़ती है, ठंडी हवा उसकी जगह नीचे आती है। तो गर्म हवा जो होती है जैसे ही ऊपर जाती है तो बादल जो होते हैं जो आवेशित हुए पड़े हैं, ठीक है, वो टकरा के बर्फ के रूप में, स्नो के रूप में बदल जाते हैं। और जैसे ही उनसे टकराहट होती है तो उनकी गड़गड़ाहट तेज होती है और उसको बोलते हैं हम बिजली चमकना। अब बिजली चमकने की आवाज जो होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल से बहुत कम होती है, इसलिए हमको जो ध्वनि होती है वो बाद में सुनाई देती है। और बिजली की जो चमक होती है वो जल्दी होती है। देखा होगा ना तुमने, लाइट चमकती है पहले, लाइट चमकने के बाद में तब हमको गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। कई बार केवल गड़गड़ाहट होती है, लाइट नहीं दिखती है। तो गड़गड़ाहट जब होती है तो उसका मतलब है बदल जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, क्लाउड्स, तो तब तो होगी केवल गड़गड़ाहट। और जो लाइट निकलती है, चमकती है बिजली, उसके पीछे भी रीजन होता है। उसके पीछे ये होता है जब आवेश आपस में टकराते हैं तब जाके एक भयंकर आवाज, ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको हम बिजली चमकना बोलते हैं। ठीक है, और अमूमन एक दिन में लगभग 40 बार बिजली गिरती है। अब वो नीचे ही क्यों गिरती है, नीचे गिरने के पीछे उसके रीजन ये होता है कि जैसे ऊपर बादल जब आपस में टकराए तो उनके पॉजिटिव आवेश जैसे जनरेट हो गया उनके अंदर। ठीक है, क्लाउड्स के अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव आवेश जनरेट हो गया। ऊपर ये क्लाउड्स है हमारे, ये ठीक है, ये इनके अंदर क्या है, पॉजिटिव आवेश जनरेट हो गया। ठीक है, और जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ को देखो हमेशा ध्यान रखना, ये सब शायद आप जानते भी होंगे, अपोजिट चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि जो नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज जो पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, तो जैसे पॉजिटिव है तो अर्थ पे कहीं पर जैसे नेगेटिव चार्ज इसको मिल गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जिस जगह पर अर्थ पे इसको क्या मिल गया, नेगेटिव चार्ज मिल गया, तो वहां पर ये अपनी तरफ क्या कर लेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेगा और वहां पर क्या हो जाएगा, एक बड़ा धमाका होगा, बिजली गिरेगी वहां पर। और इसकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी तेज होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। कहते हैं कि 100 वाट का जो बल्ब होता है उसको कम से कम 10-12 महीने जला लो, ठीक है ना, इतनी इसके अंदर लाइट होती है। 100 वाट के बल्ब को 10-12 महीने तक जला सकती है, इतना इसके अंदर लाइट। तो सब के पीछे क्या होता है, फिजिक्स का रीजन होता है। ठीक है बेटा, और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो फिजिक्स के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर में कुछ फोर्स जो होते हैं उनके बारे में दिया गया है, मैं बता देता हूं। चैप्टर का नाम उससे पहले मैं तुमको फिजिक्स की ब्रांचेज बता देता हूं। फिजिक्स 2 टाइप की होती है।
वैसे तो बहुत टाइप होते हैं, लेकिन मेनली इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होती है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, और एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स जो होती है उसके अंदर जो चर्चा की जाती है वो ऐसे पार्टिकल्स के बारे में चर्चा की जाती है, ऐसी वस्तुओं के बारे में चर्चा की जाती है जिनका साइज जो होता है वो 1 माइक्रोन मीटर से लेस होता है, ठीक है। उसके अंदर क्वांटम फिजिक्स के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। जबकि क्लासिकल फिजिक्स जो होती है उसमें उसका जो साइज होता है 1 माइक्रोमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर होता है। मतलब हम जो भी कुछ हम चार तरफ अपने जो लंबाई वगैरह जैसे मापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर वगैरह में, इनमें सब में मापते हैं। इसका मतलब हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। न्यूटन्स के लॉ वगैरह जो भी हो गए, जितने भी लॉ हम पढ़ते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, क्वांटम फिजिक्स, सॉरी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ लें, मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते हैं, वो सब कुछ जो आता है वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। क्वांटम फिजिक्स तो 12th क्लास में आएगी तुम्हारे, 11th क्लास हमारी पूरी क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर है। अब आप कहोगे सर क्वांटम फिजिक्स में क्या क्या आएगा। क्वांटम फिजिक्स में जितने भी ये नाभिकीय वगैरह होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह जो होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह होती है, ये सारी फिजिक्स जो आती है वो क्वांटम फिजिक्स के अंदर आती है। क्वांटम का नाम तुम सुन भी चुके हो, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में हुआ था, जिसमें नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बताया था। उसमें उसने फिजिक्स का जो क्वांटम सिद्धांत था उसी का यूज किया था। लिखवा भी था मैंने कि फिजिक्स के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था नील्स बोर का, ठीक है ना। तो क्वांटम सिद्धांत में जहां पर वस्तुएं सब बहुत ज्यादा छोटी होंगी, कितनी छोटी होंगी, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी होंगी, वहां पर हम किसके बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लासिकल फिजिक्स में जितना भी हमारा 11वीं क्लास में टॉपिक है वो सब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रही तुम्हारी दो फिजिक्स के बारे में बात। अब बात करते हैं हम तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 की बात। कुछ नहीं है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में तुम्हारे फोर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रकृति में पाए जाने वाले बल, ये तुम्हारे फिजिक्स में पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में बलों के बारे में तुम्हारे दिया गया है। वैसे चैप्टर कुछ नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए तुमको जरूरी होता है ये। तो प्रकृति में 4 प्रकार के तुमको फोर्स देखने को मिलेंगे बेटा। सबसे पहला जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हिंदी में सब बोलते हैं गुरुत्वीय आकर्षण बल, ठीक है। क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं तुमको, अब जो मैं कुछ यहां पर लिखवाऊंगा तुमको नोट भी करना है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। तीसरा जो आता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब दुर्बल नाभिकीय बल। अब आप कहोगे कि सर फोर्स तो यही कैसे हो सकते हैं, फोर्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, अपकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल जो सर्कल में बाहर और अंदर की साइड लगते हैं, सूडो फोर्स होता है एक, ठीक है ना। बहुत सारे बल होते हैं, लेकिन 4 ही कैसे होते हैं बेटा, वो सब जो होते हैं इनकी कैटेगरीज के अंदर आते हैं, ठीक है। ये मेनली जो प्रकृति में जो बल होते हैं वो 4 ही होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं। अब एक एक के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे, ठीक है।
तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है सब जानते हो। अभी तक तुम ये पढ़ते आए हो कि अर्थ के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने में लगाए जाने वाला जो बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये बोला था ना कि किसी वस्तु को पृथ्वी जो अपनी तरफ खींचती है वो जो बल होता है उसको हम क्या बोलते थे, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते थे। ठीक है, और बात भी सही थी। लेकिन एक बात अब तुमको सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, चौंकोगे तुम, कि बेटा जितनी भी वस्तुएं हैं पृथ्वी के अंदर या फिर यूनिवर्स के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं पर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसकी रेंज इतनी कम होती है कि वो हमको फील नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इन दो चीजों की बात करूं तो इन दोनों वस्तुओं के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन हमको फील नहीं हो रहा है। फील इसलिए नहीं हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल की जो रेंज होती है वो इतनी कम होती है कि हमको बिल्कुल भी पता ही नहीं लगता है कि करंट भी आ रहा है। लाइक एग्जांपल के लिए इस तरह से लगा लो कि जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, एक मिनट, मोबाइल की बैटरी होती है, मोबाइल की बैटरी कितने वोल्ट की होती है, जैसे 4 वोल्ट, 5 वोल्ट की, 6 वोल्ट की होती है। ठीक है, अगर उसको तुम जीभ में टच करोगे तो क्या तुमको फील होगा कि करंट आ रहा है? नहीं होगा ना फील। क्यों? क्योंकि उसमें करंट होता है फिर भी हमको फील नहीं हो रहा। और यदि तुम वहीं 220 वोल्ट की लाइट आती है अपने घरों के अंदर, उस वोल्टेज की लाइट को जीभ में टच करके देखो, प्राण पखेर उड़ जाएंगे तुम्हारे, उड़ जाएंगे ना। इसका रीजन क्या है कि वहां पर जो अमाउंट है हमारा वोल्टेज का बैटरी में वो बहुत कम है, इसलिए हमको फील नहीं हो रहा। ठीक है, जबकि जो 220 वोल्ट को हम टच कर रहे हैं उसका जो रेंज है वो ज्यादा है, इसलिए हमको फील हो रही है। तो वही रीजन होता है कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर जहां पर भी तुमको दो मास नजर आ जाएंगे, दो पिंड नजर आ जाते हैं, M1 और M2, उसके बीच हर वस्तु के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल लगेगा, वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। उस बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है ना। परिभाषा यही है कि भाई न्यूटन के नियम के अनुसार दो पिंड आपस में एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं जिससे वो अपनी ओर आकर्षित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो लिख देता हूं मैं परिभाषा थोड़ी सी। जब दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर हों तो वे आपस में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, उस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना बेटा, ये जो होता है हर जगह लगता है। लाइक एग्जांपल के लिए अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगाती है। चंद्रमा जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसके पीछे भी यही रीजन होता है कि अर्थ जो होती है वो अपने चारों तरफ चंद्रमा को घुमाती है। अब ध्यान रखना कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है दो चीजों पे डिपेंड करता है। दो चीज तो क्या, एक ही चीज लगा लो कि जिस वस्तु, पहली बात तो दो मास होने चाहिए, वहां लगेगा। दूसरी बात कि जिस चीज का मास ज्यादा होगा, जिस पिंड का मास ज्यादा होगा वो कम मास वाले पिंड को अपने चारों तरफ घुमाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अर्थ और मून की बात करें तो अर्थ जो है उसका मास जो है मून से ज्यादा है,
इसलिए मून को वो अपनी चारों तरफ घुमाती है। वहीं यदि मैं सन की और अर्थ की बात करूं तो सन और अर्थ जो है उसमें सन जो है उसका जो मास है वो अर्थ से ज्यादा है, इसलिए जो अर्थ है उसको वो अपनी चारों तरफ घुमाता है। क्लियर है ना बात? तो हमेशा जहां पर भी दो पिंडों की बात होगी वहां पर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे कि भाई मेरे पास दो हाथों में दो बॉल हैं तो क्या इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है? तो अब कहोगे जी हाँ सर, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है लेकिन हमको फील नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक M1 पिंड और दूसरा M2 पिंड, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो r है। ठीक है। तो इनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा F, जिसका मान होगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। R दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला फोर्स होगा। M पहले वस्तु का द्रव्यमान, M2 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, G होता है गुरुत्वीय नियतांक, G बराबर गुरुत्वीय नियतांक, जिसका मान बेटा फिक्स होता है 6.67 इंटू 10 की पावर 10 की पावर -11, ये फिक्स होता है इसका मान, G का मान। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल। ठीक है। सेकंड फोर्स की यदि मैं बात करूं, इतना लिख लो काफी है। ठीक है। सेकंड फोर्स जो है उसकी मैं बात करूं, वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है। ये क्या होता है? तो बेटा विद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो भी दो वस्तुओं के बीच में लगता है, लेकिन किन वस्तुओं के बीच में लगता है? जिन वस्तुओं में आवेश उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हम 11th क्लास में चर्चा में आएंगे और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 12th क्लास में पढ़ेंगे। फिर मैं बता रहा हूं तुमको क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच यदि आवेश है, आवेश जानते हो ना, धनावेश या ऋणावेश पढ़ा होगा, तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच में एक बल लगता है। दो प्रकार के बल लग सकते हैं, या तो यदि वो पॉजिटिव और नेगेटिव हुए तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हुए तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब दूर भगाएंगे एक दूसरे को। ठीक है। तो दो अपोजिट चार्ज या दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला तो होता है ग्रेविटेशन, और दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो परिभाषा लिख देते हैं कि दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर, जैसे एग्जांपल समझो, ये कोई वस्तु है जिसका चार्ज Q1 है, ये कोई वस्तु है जिसका चार्ज Q2 है, ये दोनों R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। सेम उसी की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा बस। तो इन दोनों वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाला जो बल होगा, मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F, उसको हम बोलते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो कुछ चेंज नहीं है, वहां पे
मास की बात हुई थी तो M1 M2 लिखा था, यहाँ आवेश की बात हो रही थी Q1 और Q2 लिख रहे हैं, बस वही R बीच में था, इसके भी R बीच में है बस। ठीक है, यहाँ पर K जो है उसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, कोई भी एक नियतांक का मान मान लिया हमने जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ ठीक है ना, 9 × 10⁹ ठीक है। तो ये K का मान है यहाँ पर, बस इतना याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और वगैरह वगैरह कुछ नहीं बस। ठीक है, 2 फोर्स हो गए। तीसरे फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तीसरा जो फोर्स होता है तीसरा फोर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैसे तुम्हारे काम का तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लो। तीसरा और चौथा फोर्स वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, फिर भी जानना जरूरी है। तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, अब देखो इसमें सीधा सीधा नाम लिखा हुआ है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर का मतलब होता है नाभिक, और नाभिक किसके अंदर होता है, परमाणु के अंदर। ये तुम पढ़ चुके हो, पढ़ा था ना 10वीं क्लास में। नाभिक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। ठीक है, तो देखो बेटा अभी जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है हमेशा कहां पर अप्लाई होता है, जब 2 आवेशित वस्तुएं होती हैं, एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश। ये अभी मैंने बता दिया था तुमको। ठीक है, जब 2 आवेश होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश, उनके बीच में हमेशा क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, ये बात अभी तक हम पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या होता है, ये सब तुम जानते हो कि भाई एक परमाणु होता है ना परमाणु, जिसका व्यास कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये परमाणु है। अब 10th क्लास में देखो तुम पढ़ चुके हो कि परमाणु होता है, उसके अंदर एक नाभिक होता है। ये क्या है, हमारा नाभिक है। ठीक है, और नाभिक का व्यास कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, ये तुम 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो कि नाभिक जो होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन उपस्थित होता है और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ मंडराता रहता है। ये पढ़ चुके हो तुम 10वीं क्लास में। रदरफोर्ड का नियम भी पढ़ा था, थॉमसन का भी पढ़ा था, नील्स बोर का पढ़ा था। नील्स बोर सबने यही बात बोली थी कि भाई नाभिक होता है परमाणु के अंदर, जिसके अंदर प्रोटॉन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन होता है, और ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। ठीक है, अब देखो कि नाभिक जो है, अब देखो मैंने ये तुमको सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है उस पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। तो इसके अंदर नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो है, कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा प्रोटॉन है, उससे हमको दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि मान लो कि किसी परमाणु के अंदर 2 प्रोटॉन उपस्थित हैं, होते भी हैं, हीलियम के अंदर होते हैं। हीलियम के जो परमाणु होता है उसके नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। अब बेटा यहां पर देखो, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, एक दोनों की क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, ये प्रोटॉन है ये भी प्रोटॉन है नाभिक के अंदर। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ये पढ़ा था कि 2 समान चार्ज जो होते हैं, ठीक है, 2 समान आवेश जो होते हैं उनके मध्य में क्या लगता है, प्रतिकर्षण, मतलब वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है और ये कहता है भाई तुम दोनों दूर हटो एक दूसरे से, क्योंकि दोनों के पास में क्या है, एक अपोजिट चार्ज है, सॉरी सेम चार्ज है। अगर बेटा ऐसा होता कि दोनों सेम चार्ज है तो सेम चार्ज के बीच में क्या होता, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता तो ये एक दूसरे को दूर भगाते तो नाभिक फट जाता तो एटीएम क्या, ये परमाणु भी नहीं रहता और कुछ भी नहीं रहता। परमाणु नहीं है तो हमारे वर्ल्ड के अंदर कुछ नहीं होता, हम भी नहीं होते, कोई वस्तु ही नहीं होती,
क्योंकि सारी वस्तुएं किससे मिलकर बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है, परमाणु वाणु वगैरह जो पढ़े चुके हो तुम 10वीं क्लास में। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि यदि समान चार्ज जो होते हैं उनके बीच में यदि प्रतिकर्षण बल होता तो ये नाभिक फट जाता, क्योंकि दोनों प्रोटॉन सेम है। लेकिन बेटा क्या होता है कि इन दोनों को रोकने का जो काम करता है, फटने से या दूर भगाने से रोकने का काम करता है, तो वो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो क्या करता है, इनके नाभिक में ये प्रोटॉनों को टूटने नहीं देता है। परिभाषा भी लिखूंगा अभी, ठीक है, तो वो थोड़ा देख के लिखनी पड़ेगी क्या है। ठीक है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता, लेकिन उसको रोकने का काम एक फोर्स करता है जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। लेकिन बेटा इसकी एक शर्त होती है, शर्त ये है कि ये केवल नाभिक के अंदर ही लगेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम में लिख रखा है न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर का मतलब होता है नाभिक, और ये केवल नाभिक के अंदर ही लगेगा। इनडायरेक्टली यदि मैं कहूं तो या तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है। यहां पर अप्लाई हो सकता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या यहां पर लग सकता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में? कौन सा फोर्स लगेगा? यहां पर यदि बात करोगे तुम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, और यहां पर लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आप कहोगे सर क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा प्रोटॉन जो है वो तो नाभिक के अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर है, और इसमें साफ लिखा हुआ है ये केवल नाभिक में ही लगता है। तो नाभिक से बाहर आते ही इसके ऊपर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाएगा। इसीलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ठीक है बेटा, तीसरा फोर्स भी हमने पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कौन सा लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा लगेगा, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा। ये पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात हो गई। या परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है, एक मिनट ढूंढता हूं परिभाषा भी इसकी। परिभाषा तो इसमें दे नहीं रखी, तो मैं लिख देता हूं अपनी तरफ से बना के। परिभाषा होगी इसकी, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। ये लिख सकते हो तुम। अब चौथा फोर्स रह गया फाइनल फोर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वैसे हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं तुमको समझा देता हूं। दुर्बल क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल का मतलब कुछ नहीं है, ये तुम्हारे समझने का भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन जब एकदम से ब्लास्ट होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन जब ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, प्रोटॉन भी निकलता है, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। बस इतना समझ लो। जब अचानक कोई न्यूट्रॉन जो होता है वो ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर से जो निकलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह जो भी कुछ निकलता है, उनके मध्य में जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये भी किसके अंदर लगता है? न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आ गई बात? तो ये होते हैं तुम्हारे 4 प्रकार के फोर्स, ठीक है।
और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। पहले चैप्टर के अंदर तुम्हारा यही है, और वो सब तुम पढ़ चुके ही हो कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना, ये सब जानते ही हो। रेखीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा था 11वें चैप्टर के अंदर, कि कोई भी वस्तु की जो ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, ना घट सकती है ना बढ़ सकती है। ऐसे द्रव्यमान संरक्षण का होता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है नियत रहता है, फिक्स रहता है, ना तो घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता, वगैरह वगैरह जो है वो सब पढ़ चुके हो तुम, ठीक है। तो पहले चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट था वो सारे बल के बारे में ही था, ठीक है। तो आज हम पार्ट फर्स्ट के अंदर इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, जिसके अंदर हमने तुम्हारा पहला चैप्टर जो था भौतिक जगत, उसके जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था बल, वो डिस्कस कर लिया। 3-4 प्रकार के जो बल होते हैं तुम्हारे वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब ये तो फालतू की चीजें थी। मेन जो हमारा टॉपिक आएगा, मेन जो चैप्टर आएगा, वैसे सेकंड चैप्टर लिख दिया तुम्हारी बुक में, नई में आई है जो, वैसे हमारा पहला ही चैप्टर आएगा अब, जिसका नाम होगा मात्रक, विमा और त्रुटि, ठीक है ना। वो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो है, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तुमको अच्छा लगेगा। वो हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम पार्ट 2 के अंदर पार्ट चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तुम्हारा, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरी पहली क्लास है फिजिक्स की, अच्छी लगी होगी। अपने दोस्त हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। और चैनल जो है अपना वही है सेम जो 10वीं क्लास का चल रहा है, उसी चैनल पे 11th क्लास की भी वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और समझने की कोशिश करें। जो तुमको पढ़ाया जाएगा क्लास में, ठीक है ना, यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा उसको क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम अपने नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे तुम्हारी क्लासें रेगुलर होंगी हम आपको वहां पे और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है बेटा। तो काफी नाइट हो गई है, रात में बना रहा हूँ वीडियो, दिन में टाइम नहीं मिला, ठीक है। इसलिए अब पार्ट 2 के अंदर मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक है ना, स्वीट ड्रीम्स एंड बाय बाय।